बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस चैप्टर से है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड दैट रिजल्ट व्हेन द रीजन इनक्लोज्ड बाय x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स इज रिवॉल्व अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू -1। यानी हमें वो वॉल्यूम फाइंड करना है जब सॉलिड फॉर्म होता है, जब हम इस रीजन को, जो दो यहाँ पर एक लाइन दे रखी है और दूसरा कर्व दे रखा है, इनके बीच के रीजन को, जब जो इनक्लोज रीजन है, जो उसके बीच में घिरा हुआ रीजन है, उसको हम रिवॉल्व कराते हैं y इज इक्वल टू -1 लाइन के अबाउट। तो पहले तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं कि ये कर्व कैसा बनेगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये पहला कर्व है, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये कर्व है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, पैराबोला की इक्वेशन है। और दूसरा ये लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स, इसे इक्वेशन नंबर हमने 2 डाल दिया। और इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि y में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा कर्व, यानी एक्स एक्सिस के जैसा कि ऊपर बनेगा वैसे ही नीचे बनेगा एक्स एक्सिस के। और ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कर्व कौन सा होता है, तो इस तरीके से हमने इसको प्लॉट कर दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स ये कर्व आ गया। अब वाई इज इक्वल टू एक्स वो लाइन होती है जो एक्स वाई के बिल्कुल बीचों बीच से निकलती है, मीन्स एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 होता है, इधर से 45 उधर से 45, ये लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स होता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो ड्रॉ करने में तो आप पूछ सकते हैं। तो ये जो कर्व था वो पैराबोला था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, और ये लाइन थी वाई इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, ये इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। इनके बीच का जो रीजन है, ये वाला एरिया इनक्लोज रीजन कहलाएगा। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच का ये पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू x इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, यानी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जाएगा, इसको ट्रांसपोज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। इसको 0 रखेंगे एक्स बराबर 0 मिलेगा, इसको 0 रखेंगे एक्स इक्वल टू 1 मिलेगा। ये एक्स बराबर 0 जब हम यहाँ पर रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा इंटरसेक्टिंग। और एक्स इक्वल टू 1 जब यहाँ रखेंगे y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, किसी में भी रख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। यानी ये पॉइंट 1,1 और 0,0 मिले, जहाँ पर इंटरसेक्टिंग है, कर्व और लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और ये इनका इनक्लोज एरिया है। इसको जब y इज इक्वल टू 1, यानी ये डिस्टेंस हमने यहाँ से यहाँ तक की 1 डिस्टेंस ली है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ये 1 है, तो 1 ये डिस्टेंस जब हो जाएगी तो फिर अब हम देख रहे हैं कि इस एरिया को जो जिस लाइन के अबाउट हमें रिवॉल्व कराना है, वाई इज इक्वल टू -1 है, वाई इज इक्वल टू -1 ये वाली लाइन हो जाएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। वाई इज इक्वल टू 0 ये लाइन होती है, अगर प्लस है तो ऊपर बनता है, माइनस है तो नीचे बनेगा। यानी 1 डिस्टेंस पर यहाँ तक ये डिस्टेंस यहाँ तक ये होगी, ये 1 होगी, और जो नीचे है तो वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगी इस लाइन का इक्वेशन। तो हमें यहाँ पर जो चूँकि ये कर्व जो है इससे इस लाइन से ये जो इंक्लूडिव रीजन है इस लाइन से अलग है, तो हमें जो थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा वो फर्स्ट थ्योरम ऑफ पापुस है, जिसको हमने लिख रखा है, इसको आप देख लीजिए। तो उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर है द फर्स्ट थ्योरम ऑफ पापुस। इफ़ ए प्लेन क्लोज कर्व था अभी हमारा, ये कर्व पैराबोला और लाइन के बीच में जो घिरा हुआ प्लेन था, ये यानी जिसे हमने शेडिड यहाँ पर किया था, ये वाला एरिया, ये प्लेन क्लोज कर्व है। ये जब रोटेट करेगा थ्रू एन एंगल अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन विच द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, तो प्लेन जो होगा वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा इस लाइन को और किसी एंगल पे घूमेगा। हालांकि हमारा जो कर्व है पूरा घूमेगा 360 घूमेगा, पूरा कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन करेगा पूरा। देन द वॉल्यूम जनरेटेड इज, तो जो वॉल्यूम जो होगा जनरेट होगा इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एरिया ऑफ द क्लोज कर्व। तो जो क्लोज कर्व है उसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा किसका एरिया जो होगा, एंड लेंथ ऑफ द
पाथ ऑफ इट्स सेंट्राइड, यानी इस एरिया का जो सेंट्राइड होगा, माना उस सेंट्राइड को हम कैपिटल G से डिनोट कर लें और इसके कोऑर्डिनेट को x बार और y बार से डिनोट कर दें, यानी इस G के जो कोऑर्डिनेट है x बार y बार होंगे, तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो y बार ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो कहा जा रहा है कि इस लाइन से जिसके अबाउट ये कर्व रोटेट होगा, उसकी इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगी, यानी इस पॉइंट को हमने G बोला है, तो G से लेके ये पॉइंट हम L कह देते हैं, यहाँ तक जो y बार है, और यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपको पता ही है इन दोनों लाइन्स की पैरेलल लाइन है और इनके बीच की दूरी 1 है, जैसे कि हम अभी पीछे भी यहाँ लिख चुके हैं। तो ये इस पॉइंट को हम M कह देते हैं, तो इस पॉइंट को M कह देते हैं L से लेके M तक, और हमें बस ये वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है कि जो एरिया यानी एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया और जो लिमिट है x इक्वल टू, देख रहे हैं यहाँ पर 0 होगी और ये वाली लाइन x इक्वल टू 1 होगी, इनके और एक्सिस के ऊपर का एरिया और इस कर्व के नीचे के एरिया का फार्मूला होता है जो एरिया बनेगा टोटल उसका सेंट्राइड। लेकिन क्योंकि इतना पोर्शन जो है यहाँ से हटा लिया जाएगा, माइनस कर लिया जाएगा, तो इस पोर्शन का जो सेंट्राइड का एरिया निकालना है निकालते हैं, उसका एरिया को माइनस करने पर जो बचेगा पोर्शन उसका सेंट्राइड का हमें बाई बार की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो बता देते हैं। तो फार्मूला जो है यहाँ पर पहले तो हम इस प्रपोज थ्योरम जो थी उसे पूरा कंप्लीट कर लें कि वॉल्यूम जनरेटेड बाय होल एरिया, यानी जो एरिया है जो इस लाइन के अबाउट घूमेगा, माना अल्फ़ा एंगल घूमता है, इससे ये सेंटर इसका L लेंथ कवर करता है, तब जो वॉल्यूम जनरेट होगा तो उसका एरिया होता है लेंथ ट्रांसवर्स बाय दी सेंट्राइड, यानी सेंट्राइड ने कितनी दूरी तय की है वो G से G डैश आ गया है, और इनटू एरिया ऑफ द एरिया इनक्लोज बाय द कर्व। तो इस कर्व ने जो एरिया इनक्लोज किया है, चारों तरफ से घेरा, उसका मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इस लाइन को अगर L कह दें और इस एरिया को A कह दें तो L इंटू A के बराबर हो जाएगा। इस लाइन के अबाउट इस कर्व, इस एरिया का जो रेवोल्यूशन होगा उससे जो सॉलिड बनेगा, और सॉलिड का वॉल्यूम का फार्मूला है ये। तो हालांकि हमारा ये एरिया एंगल अल्फ़ा ना घूम के 360 का पूरा एक रेवोल्यूशन होगा, तो हमारे लिए आसान होगा, बस इस सेंट्राइड से इस लाइन तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे और फिर ये रेडियस हो जाएगी और एक सर्किल बन जाएगा पूरा, और सर्किल के सर्कमफ्रेंस की जो होगी वो लेंथ L का काम करेगी। यानी हमें सिर्फ G से लेके इस पॉइंट M हमने दिया है इसका नाम, तो M तक की डिस्टेंस पता करना है, लेकिन उसके लिए हमें ये तो पता है, यानी L से लेके M तक सिर्फ G से लेके L तक की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो उसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, जो कि अभी हम बता रहे थे कि कर्व को, यानी कर्व के नीचे का एरिया और एक्सिस का ऊपर का एरिया और A से लेके B लिमिट के बीच का एरिया का फार्मूला होता है y के लिए। x के लिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि y की ज़रूरत है, 1/2y² इंटू dx अपान में वही लिमिट होती है y dx, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लेकिन चूँकि ये टोटल कोई कर्व हो उसके अंडर का एरिया को डिनोट करता है, हालांकि हमें इतने पोर्शन को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो नहीं है, सिर्फ अब ये वाला निकालना है। तो हमारा जो y डैश होगा, ये तो फार्मूला है, इसको हमने लिख दिया है, लेकिन जो यूज़ होगा इस फार्मूले का यूज़ करते हुए हम y बार की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट x बार y बार मान लिए हैं तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो जाएगी, और लिमिट चूँकि यहाँ पर 0 to 1 आ चुकी है, इन दोनों के बीच इतने पोर्शन को ही रिवॉल्व करना है, यानी इतना ही हमें सेंट्राइड रिवॉल्व करने के बाद में आएगी, यानी हमें इस हमारा जो एरिया जो लाई करता है 0 से लेके 1 तक लाई करता है, 0 से 1 लिमिट हो जाएगी, 1/2 रहेगा। पहला कर्व होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दूसरा कर्व होगा इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और dx, यानी ये y1 का मतलब ये है, पहले इक्वेशन नंबर 1 से ये वाला कर्व की y की वैल्यू होगी वो रखेंगे, और y2 का मतलब ये होगा यहाँ पर ये इस वाले सेकंड वाले जो कर्व है इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है उसकी वैल्यू रखना पड़ेगी। अपान में भी ऐसे ही 0 to 1, और यहाँ पर लिखेंगे y1 माइनस y2, क्योंकि इतने पोर्शन को माइनस किया करेंगे तब जाके हमारा ये बचा हुआ पोर्शन मिलेगा, जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ
सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू मिलेगी। 1/2 को तो हम बाहर लिख देंगे और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो y बार इज इक्वल टू 1/2 को तो बाहर ले लिया, दोनों से कॉमन था, लिमिट 0 to 1 है। और यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से y की, चूँकि y स्क्वायर है यहाँ पर, तो y की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट x हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट x का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस फिर इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू x के बराबर है, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा dx, और अपान में भी ऐसे ही 0 to 1 और स्क्वायर रूट x माइनस x हो जाएगा, और इसको हमें इंटीग्रेट करना होगा और वैल्यू सॉल्व करके निकालना होगी। 1/2 यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करें, स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा और ये x स्क्वायर आएगा dx। इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट, यदि एक ही बार में इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर हम रूट हटा देंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी, और अभी हमने इंटीग्रेट नहीं किया, अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों टर्म का। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेट करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, यानी 2/2, और इसका करेंगे तो एक पावर बढ़ के 3 हो जाएगी अपान में 3, और इसमें लिमिट 0 से 1 है वो लिख दी यहाँ पर। इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो जितनी पावर है 1/2, इसमें से एक जोड़ेंगे, 1/2 में एक जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 पावर भी होगी, अपान में भी ये 3/2 होगा, माइनस ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, पावर अब नहीं लिखी तो 1 है तो 2/2 हो जाएगा, एक बढ़ जाती पावर, लिमिट 0 to 1 है। 1/2 अपर लिमिट पहले 1 रखेंगे और फिर उसके बाद अपर लिमिट के बाद माइनस, पूरे इसमें जहाँ पर मिला x रख दिया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, फिर 0 रखेंगे। हालांकि 0 रखने में कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये पलट जाएंगे, डबल अपान में है 2 तो ऊपर जाके 2 का इंटू अपान में 3, x की पावर जो 3/2 है, इसमें भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर रखना पड़ेगी। हालांकि इस स्टेप में हम नहीं रख सके तो अगली स्टेप में रख देंगे, थोड़ा डायरेक्ट रख देंगे क्योंकि ऊपर तो आप डिटेल में देख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगी अपान में 2 माइनस 1/3, ये वैल्यू तो 0 हो गई, छोड़ दीजिए, ये 2/3 ही बचेगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 की बार कितनी होगी, 1 ही रहेगा, और यहाँ पर माइनस 1/2, ये तो अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, छोड़ दिया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 3 का इधर इंटू 2 का इधर इंटू, यानी एलसीएम जैसे भी लेते हैं आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 हो जाएगा, तो कितना बचा है वो लिख दिया, 1/2 इंटू 1/6 बचा है, ऊपर अपान में भी 1/6 बचा है, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। ये y बार की वैल्यू आई है। हालांकि हमें जो डिस्टेंस इस एरिया की जो सेंट्रॉइड है g, इसकी इस लाइन से जिसके अबाउट इसको वो एरिया को घूम के सॉलिड बनाना है, जनरेट करना है, उसकी लेंथ सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस लाइन तक की चाहिए, जो कि gm के बराबर है। तो अगर हम gm की वैल्यू निकालें तो gm जो 2 पार्ट में बटा है, g से लेके l तक और l से लेके m तक, और g से लेके l तक की डिस्टेंस जो है वो अभी निकली है, y बार के बराबर है, और ये वैल्यू तो 1 के बराबर है ही, तो इसकी वैल्यू 1/2 थी, ये 1 थी, तो ये 3/2 हो गया gm की वैल्यू। अब हम जब gm इसको फाइंड कर लिया है तो निकाल सकते हैं कि ये, चूँकि हमें पूरा एक राउंड लेना है, रेवोल्यूशन करना है, रिवॉल्व होगा ये एरिया, तो पूरा 360 घूमना है, और इससे एक रेडियस ये काम करेगी, और एक सर्किल यहाँ पर बन जाएगा, और सर्किल का सर्कमफ्रेंस है ये होगी, पूरा सेंट्रॉइड कितना ट्रांसवर्स करता है इस एक्सिस के अबाउट कितनी डिस्टेंस, उसको हमें लिखना होता है। तो लिख सकते हैं ये सर्किल की सर्कमफ्रेंस के बराबर होगी, तो लिख देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल generated by centroid इज इक्वल टू, फार्मूला होता है 2 रेडियस r होती है वैसे तो, और r की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है gm के बराबर, और gm की वैल्यू निकल चुकी है 3/2 के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल होके ये वैल्यू 3 के इक्वल आ गई हमारे। अब निकालेंगे एरिया, तो एरिया जो कि 2 कर्व के बीच में है, मींस कर्व और लाइन के बीच में है, तो एरिया बिटवीन द कर्व 1, यानी जो कर्व इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट है, एंड द स्ट्रेट लाइन जो इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट है। तो हम लोग जानते हैं एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, y dx होता है, लेकिन हमें चूँकि बिटवीन एरिया निकालना है तो फार्मूला तो यही रहेगा। तो ये जो एरिया है इसको अगर a से डिनोट कर दिया जाए, इस लेंथ को l से डिनोट कर दिया जाए, तो हमारा फार्मूले में वैल्यू रखने के हो जाएगा ये। तो y1 माइनस y2 करेंगे, 1 यहाँ पर डिनोट कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 से जो वैल्यू निकालेंगे और लिमिट इसकी
0 to 1, यहाँ पर लिमिट a से b होगी जनरल केस में। और इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट x हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू x के ही बराबर है और यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगी पावर। इसमें अब अलग अलग इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इस टर्म का जब इंटीग्रेशन करेंगे पावर जितनी भी है उससे एक जोड़ के 3/2 हो जाएगी, अपान में भी 3/2 माइनस x के बाद 1 है तो ये 2 हो जाएगी अपान में 2 और लिमिट इसकी 0 to 1 हो जाएगी। ये डबल अपान में 2 है तो 2 का ऊपर रख के इंटू हो जाएगा 2/3 और अपर लिमिट जब रखेंगे 1 की पावर 3/2 करेंगे तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर भी 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है और लोअर लिमिट 0 रखने पर ये 0 होने के बाद 0 हो जाएगा। एलसीएम इनका 6 हो जाएगा तो 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 3, जिसका डिफरेंस 1 आ जाएगा। देख लीजिएगा 1/6 आ गया ये। अब हम ए यानी ए की वैल्यू जो आ गई है, अब जो अभी अपने आपको थ्योरम दिखाई थी यानी पपूस की फर्स्ट थ्योरम ऑफ पपूस, उसका यूज़ करते हुए लिख सकते हैं एंड द रिक्वायर्ड वॉल्यूम hence the required volume is equal to area of enclosed area enclosed by curve 1 and line 2। ये तो ये हो गया और मल्टीप्लाई करना होगा इसमें इसके साथ सरकमफ्रेंस यानी ये वो लेंथ है जो एरिया का सेंट्रॉइड कवर करेगा एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने में, जो कि सरकमफ्रेंस बन जाएगी। सरकमफ्रेंस जनरेटेड बाय द सेंट्रॉइड एक सर्कल बनाएगा और ये वैल्यू जो आई एरिया है वो भी हमने निकाला लास्ट में ए से नोट किया, उसको लेंथ को एल से, एरिया 1/6 आया है और लेंथ आई थी 3 पाई आई थी, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 तो π/2 यहाँ पर इसका आंसर आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। और यहाँ पर ये चीज़ और देख लें, जो हमने वाई वार निकाला है तो ये फार्मूला जो है आपको मिलेगा आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी सेंट्रॉइड जिस चैप्टर में निकाला जाता है, यानी स्टैटिक्स की भी प्रॉब्लम जो हो सकती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।